ऊखीमठ में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की बैठक। केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर किया गहन मंथन, जल्द से जल्द तैयारियां पूरी करने के दिए निर्देश। चारधाम यात्रा में आने के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य, बिना ग्रीन कार्ड के कमर्शियल वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री। ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को बनाया सुगम। ऋषिकेश में होली को लेकर हुई बैठक में जन समस्याओं का अंबार। नशा अतिक्रमण, ओवर स्पीड, नो पार्किंग मुख्य मुद्दा। देहात एसपी जिया ने दिया कार्रवाई का भरोसा। हरिद्वार में कैंसर जागरूकता और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने दिया चिकित्सकीय परामर्श, रोगियों को निःशुल्क दवाइयां भी की वितरित। और ऋषिकेश में सुख शांति की प्रार्थना को लेकर पुलिस ने किया हवन। बुराइयों के नाश को लेकर हवन में डाली आहुति। सुंदरकांड पाठ से धार्मिक हुआ कोतवाली का माहौल। नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट पहुंचे। सीएम धामी ने जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, चुनौतियां और समाधान संगोष्ठी में शिरकत की। कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित हैं। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल कार्यक्रम में गणमान्य उपस्थितियों को संबोधित कर रहे हैं। जो आप सब जानते हैं, फॉरेस्ट फायर से जो आज काफी कुछ बताया डॉक्यूमेंट्रीज में, वन्य जीव चले जाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, मॉइस्चर लेवल खत्म हो जाता है, मानव जीवन के लिए पर्यावरण दूषित होने से खतरा पैदा हो जाता है। और उसके बावजूद आखिर पब्लिक क्यों डिस्कनेक्ट हुई, जो आपने भी कहा, एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टिव चीज मैंने देखी कि क्योंकि चिपको आंदोलन के गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूं इस अवसर पर, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक जिनमें लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। चिपको मूवमेंट के कारण 1980 का फॉरेस्ट कन्वर्जन एक्ट लाना पड़ा। और फिर आपकी डॉक्यूमेंट्री में एक जगह बताया कि आखिर लोग क्यों डिस्कनेक्ट हो गए सरकार नियमों से। तो इसीलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है पब्लिक को कनेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट फ्रेंडली पॉलिसीज बने। जब तक आप आम आदमी की लाइवलीहुड से नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो फॉरेस्ट तो उसका अटैचमेंट नहीं होगा। पहले आदमी, कितना बड़ा आदमी भी रहा होगा, घर में लकड़ियों का खाना बनता था। मल्टी मिलियनर भी हो तब भी खाना लकड़ी से ही बनता था। मकानों में आप भी कहते, मेरे नरेंद्र नगर के मकान जो 1948 का बना है, उसमें आज भी लकड़ी की छत है। आपके घर में शायद लकड़ी की छत थी। घरों में जानवर जंगल में जाके आता था, जंगल से लोग लकड़ी भी लाते थे और घास भी लाते थे। धीरे धीरे इन सब पे रोक लगनी शुरू हुई। और लोगों का, और एक चैलेंजिंग और मैं आपको क्या करूं कि आप इस मामले में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। मैंने अपने विभाग के लोगों का, हमारे विभाग के लोग नहीं कर पाए रिसर्च। आपको मालूम है राज बनने के बाद सबसे कम फॉरेस्ट फायर कब हुआ? आपको ऑफिसर्स को भी इस पर जरूर एक रिसर्च करोगे, कोविड पीरियड में आखिर सबसे कम क्यों हुआ? बहुत बधाई देता हूं। ये संगोष्ठी न केवल जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को समझने का एक अवसर है, बल्कि पर्यावरण के प्रति हमारे संकल्पों को मजबूती देने का भी एक ये अलग प्रकार का एक विशिष्ट मंच है। मैं इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए विशेषकर से यूथ फाउंडेशन, सिद्धि फाउंडेशन, अनेक स्रोत देवभूमि में हैं और पर्वतों से आच्छादित, वनों से आच्छादित हमारा राज्य है। आज जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हमारे सामने नदियों का संगीत, पर्वतों की गंभीरता और जो वनों की हरियाली है वो तैरने लगती है, ऐसा अनुभव होने लगता है जब भी देखो। और हम देश दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो हमारे बारे में एक अलग प्रकार की सोच पूरी दुनिया की होती है। हमको देखते ही जैसे उनको ऐसा लगता है कि कुछ साफ सुथरा, कुछ ठंड का ऐसा अनुभव सामने वालों को होता है। मैं केवल देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि दुनिया के कई देशों में मुझे भी जाने का अवसर मिला, मैं लोगों से मिला हूं। तो लोगों की एक विशिष्ट प्रकार की सोच है हमारे लिए।
ये वातावरण हमारी पहचान भी है और हमारी संस्कृति की नींव भी है, लेकिन दुर्भाग्य से जलवायु परिवर्तन ने आज हमारी इस विशिष्ट पहचान के सामने भी एक गंभीर संकट पैदा कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहां मौसम के पैटर्न में जो बड़ा बदलाव आया है, वो इस बात का संकेत है कि हमारा पर्यावरण पहले से कहीं अधिक संकट में है। परंतु मेरा मानना है कि ये समय निराश होकर बैठने का नहीं है, बल्कि एकजुट होकर पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करने का समय है, एक दिशा देने का समय है। आज मैं इस मंच से ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार पर्यावरण के संरक्षण एवं जलवायु संरक्षण की दिशा में हर संभव काम कर रही है और निकट भविष्य में भी और तेजी से हम काम करेंगे और तेजी से हम उसको धरातल पर उतारेंगे। आज जहां हम एक और हरियाली मिशन के अंतर्गत लाखों की संख्या में पौधे रोपित कर रहे हैं, वहीं जल शक्ति अभियान के माध्यम से 1000 गांवों में तालाब और जो पारंपरिक जल स्रोत हैं उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो अभी सुबोध नियाल जी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देशवासियों से आह्वान किया था, एक पेड़ मां के नाम, वो भी अभियान हमारे यहां बहुत तेजी से चला था। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं अनेक स्थानों पर उस अभियान के दौरान गया तो मुझे हमारे सभी सरकारी विभाग, संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। तो वहीं केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने को लेकर पशुपालन मंत्री और जनपद रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ऊखीमठ में अधिकारियों, होटल संचालकों, विभिन्न व्यापारी संगठनों और आम जनता के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर गहन मंथन किया और सभी संबंधित विभागों को जल्द से जल्द तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर आवश्यक सभी व्यवस्थाएं समय से पहले पूरी करें, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही कहा कि श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए यात्रा प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएं, साफ सफाई और परिवहन से जुड़ी सभी तैयारियां उच्च स्तर पर होनी चाहिए। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यह भी कहा कि केदारनाथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में घोड़े खच्चर यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे में घोड़े खच्चरों के लिए भी रहने, खाने पीने और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि घोड़ों खच्चरों के स्वास्थ्य की समय समय पर जांच की जाए और किसी भी बीमारी के लक्षण पाए जाने पर उसे उपचार तुरंत किया जाए। देखिए, एक लगातार कोशिश है सरकार के माध्यम से। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी देहरादून में चारों धामों की समीक्षा बैठक करी है। सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से यात्रा को और सुगम बनाया जा सके, किस तरीके से जो लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहे हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, ये यात्रा से रोजगार कैसे उत्पन्न हो सके, इस यात्रा में लोगों को कैसे भागीदारी की जा सके, सुनिश्चित की जा सके। लगातार उस पर चर्चा हुई है और उसी समय आज मुख्यमंत्री जी के आदेश में, क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता की भी राय यात्रा में समावेश हो, क्योंकि जनता की यात्रा है। तो मैंने आज प्रभारी मंत्री के रूप में ब्लॉक सभागार ऊखीमठ में आज हमने यहाँ पर एक बैठक करी है। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं लोगों के, उसको हम समावेश करने की कोशिश करेंगे इस साल की यात्रा में। अभी हमारे पास 40-45 दिन की समय है यात्रा शुरू होने में। एनएच की कुछ समस्याएं सामने आई हैं। एनएच के अधिकारियों को हमने निर्देश किया है कि यात्रा शुरू होने से पहले सारे रूट को ठीक कर लिया जाए। कुछ दुकानों की समस्या आई है, कुछ फॉरेस्ट की समस्या बताई गई है। मैंने विश्वास दिलाया है मन से कि ये सरकार इस यात्रा को और भव्य बनाने के लिए समर्पित है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद किया है कि इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार बाबा केदारनाथ के धाम को कायाकल्प करने में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योगदान मिला है। केंद्र सरकार से हमको रोपवे का जो प्रपोजल सैंक्शन मिली है उसके लिए मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं और यहाँ की जनता को देखते हुए जनता को विश्वास दिलाता हूं कि इस बार यात्रा और सुगम होगी और सुविधा।
चारधाम यात्रा में आने वाले कमर्शियल वाहन चालकों को अब ग्रीन कार्ड की बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इस बार ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को और भी सुगम बना दिया गया है। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि चारधाम यात्रा के लिए 1 माह पहले ही ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए ही ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी होगा, चाहे वे प्रदेश की हो या फिर बाहरी हो। इसके साथ आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है। बिना फिटनेस के वाहन चालकों को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। छोटी गाड़ी 400 और बड़ी गाड़ी की फीस 600 रुपए है, जिसकी फिटनेस के बाद उसको ऑनलाइन ही ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। चारधाम यात्रा में कोई भी कॉमर्शियल वाहन जाता है जो पीली प्लेट का वाहन है, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, टेम्पो ट्रैवलर हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड के बाहर का हो, उसको ग्रीन कार्ड लेना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है। बिना फिटनेस करे हुए ग्रीन कार्ड इशू नहीं होता है। छोटी गाड़ी की 400 रुपए फीस होती है, बड़ी गाड़ी की 600 रुपए फीस होती है। उसकी फिटनेस होने के बाद उसको ऑनलाइन ही ग्रीन कार्ड इशू कर दिया जाता है। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर डीएम सविन बंसल का जनता दरबार में फरियादियों की समस्याओं का हो रहा है समाधान। बुजुर्ग, दिव्यांग और असहायों के लिए सहारा बन रहा है जनता दरबार। त्वरित एक्शन से शिकायतों का समाधान कर डीएम कर रहे हैं नजीर पेश। दरबार में मिली 126 शिकायतें, अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही किया समाधान। बेदखल बुजुर्ग महिला पीड़ा का डीएम ने लिया संज्ञान। डीएम ने वाद दाखिल करवाकर अगले हफ्ते दोनों पक्षों को बुलवाया। जलभराव की समस्या से परेशान बुजुर्ग दंपत्ति की शिकायत पर डीएम का चढ़ा पारा। लोक निर्माण विभाग, पेयजल निगम पर सीआरपीसी धारा 133 में वाद दायर। 85% दिव्यांग व्यक्ति को मौके पर ही मिला रोजगार। विकास भवन में किया नियुक्त। गैर कानूनी कमर्शियल भवन के निर्माण से व्यथित बुजुर्ग महिला की शिकायत पर एमडीडीए से करवाया सील। 18 को होगा ध्वस्त। निर्धन, असहाय और अनाथ बेटियों की नहीं रुकेगी पढ़ाई। 2 अनाथ बालिकाओं की स्कूल फीस अर्जी और 1 निर्धन किशोरी की पीएचडी का खर्चा उठाएगा प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा। कई बुजुर्ग दिव्यांग को सारथी वाहन से उनके गंतव्य तक पहुंचाया। रायपुर के बदरीश कॉलोनी में साल के पेड़ की अवैध कटान की शिकायत पर डीएफओ मसूरी को दिए कार्रवाई के निर्देश। कालसी के खरोड़ा मेबाग का छानियों में आतंक होने की शिकायत पर डीएफओ कालसी और चक्राता को दिए कार्रवाई के निर्देश। दिवस में असॉर्टेड नेचर ऑफ कंप्लेंट्स प्रकाश में आई हैं। कुछ भरण पोषण से संबंधित हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स। कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी रहती हैं जिसमें दोज आर ऑफ सिविल कोर्ट नेचर, लेकिन उसमें भी कोशिश करते हैं कि उनका समाधान एडमिनिस्ट्रेटिवली निकल सके। और कुछ हमारे सोशल सर्विसेज एक्सेस को लेकर होती हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकारी उपस्थित रहते ही हैं तो उनका निदान तो ऑन द स्पॉट हो जाता है। और कुछ हमारी डिमार्केशन और एनक्रोचमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, तो ये कोशिश की जाती है कि जिनका समाधान मौके पर इंस्पेक्शन टीम भेज के किया जा सके त्वरित रूप से, उनका अब कर लिया जाए। और जिनको कोर्ट के इंटरवेंशन की आवश्यकता है, जो हमारे एसडीएम तहसीलदार के कोर्ट है, तो वहां पे उनका मौके पर ही दर्ज करवा दिया जाता है। कुछ हमारी जो हमारी प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा चल रहा है, तो उसमें भी 4-5 केसेस आए हैं जो हमारी कुछ ऐसी बालिकाएं हैं कि जिनके फादर नहीं हैं, फैमिली ट्रेजेडी है या कुछ आर्थिक तंगी है, तो पढ़ाई छूट गई है, तो उनके भी केसेस हमने प्रोसेसिंग में दे दिए हैं और उसका भी स्क्रूटनी कमेटी द्वारा अगले हफ्ते तक हमें प्रस्तुत कर दिया जाएगा, तो ताकि हम उनकी पढ़ाई रिज्यूम करवा सकें। होली के त्योहार को देखते हुए ऋषिकेश कोतवाली में देहात एसपी जया बलूनी ने शहर के तमाम जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। बैठक में होली के पर्व को शांति से संपन्न कराने पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में शहर की समस्याओं को लेकर एसपी ने सुझाव भी लिए हैं। जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान ने नशे के अवैध कारोबार का मुद्दा उठाया और शराब की अवैध बिक्री को रोकने की मांग की। व्यापारी पंकज गुप्ता ने भी हीरालाल मार्ग स्थित झुग्गी झोपड़ी में नशे के कारोबार की शिकायत की है। वहीं पार्षद पति वीरेंद्र भारद्वाज ने शहर में नियंत्रित गति से चलने वाले वाहनों पर शिकंजा कसने और नाबालिगों की ओर से चलाए जाने वाले वाहनों को रोके जाने की मांग की है। मैत्री स्वयंसेवी संस्था के अध्यक्ष
कुसुम जोशी ने भी नशे के कारोबार को लेकर आवाज उठाई। पार्षद अभिनव मलिक ने मरीजों के हित में एम्स के आसपास होने वाली नो पार्किंग को खत्म करने की मांग की है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्रा ने नाली से आगे सड़क पर होने वाले अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की छूट पुलिस को दी। साथ ही कहा कि नाली से होने वाले अतिक्रमण को व्यापार मंडल सपोर्ट नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने दुकान के आगे किराया लेकर फड़ लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष राकेश मियां ने सीसीटीवी को ठीक करने की, बाईपास मार्ग पर लगाने वाले ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने की मांग की है। व्यापार मंडल के महामंत्री प्रतीक कालिया ने शहर में अवैध टेम्पो स्टैंड पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों पर चालान करने की वकालत भी की। त्योहार है, इस संबंध में आज ऋषिकेश कोतवाली में जो शहर के नगरवासी हैं उनकी पुलिस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी और इस संबंध में और भी बातों पर चर्चा हुई। एक बार होली का त्योहार बहुत अच्छे से निकले, उसमें सजेशंस बताए गए और निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो आगामी चारधाम यात्रा है उसमें यातायात व्यवस्था को लेकर और जो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का माहौल है उसमें जो सबसे अपेक्षाएं हैं, सबने बहुत समझदारी से इसमें काम किया है, उसके संबंध में कि हमारे जो शहर का माहौल है बहुत अच्छा रहा है, इस संबंध में ही सबसे चर्चा की गई। चलिए अब खबर देहरादून से है, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। जनता दरबार के दौरान महिला पर मुकदमे को लेकर रितु खंडूड़ी का चढ़ा पारा, फोन पर अधिकारी की लगाई जमकर क्लास। महिला पर क्यों हुआ मुकदमा, ये पूछा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने थाने में बुलाकर महिला को प्रताड़ित करना गलत बात, पानी की समस्या को लेकर अधिकारी गांव जाकर करे समाधान। राजनेता हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जनता को करेंगे प्रताड़ित, कहना है खंडूड़ी का। महिला की समस्या का जल्द करे समाधान, जनता की समस्याओं के समाधान में कोताही बर्दाश्त नहीं, लापरवाही बरतने पर नपेंगे अधिकारी। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने फोन पर। अच्छा, एक मेरे पास यहाँ का प्रताप नगर का एक इशू आया है। एक हमारी बहन है श्रीमती विमला देवी, अब इनके मुखमाल गांव की, अब इनके ऊपर कुछ केस वेस ठोक गया, वो कुछ पानी वानी का इशू है, श्री राकेश राणा है, तो मैं इनको और देव सिंह पवार जी हैं वो आएंगे इनको लेकर, मैडम को, श्रीमती विमला देवी को, है ना। तो ये आप इनको इसको निपटारा करें। केस किस लिए कर दिया भाई? पानी आ रहा है तो आपने उसके ऊपर थाने में उसको बुलाया जा रहा है महिला को, ये कौन तरीका? हमारा देख नहीं रहा था थाना। हाँ, कुछ वार्ड संख्या 17/2024 के संदर्भ में पता नहीं क्या है, ये सॉर्ट इट आउट भैया। महिलाओं को ऐसे थोड़ी प्रताड़ित कर, पानी आ रहा है तो पानी आ रहा है तो भाई बीच में सॉर्ट आउट करो ना गाँव जाकर। अब बेचारी महिला को आप लोग थाने बुला, जो भी बुला रहा है इसको बोलो पहले तो केस क्यों करा, इस राकेश राणा को बुला के बैठाइए, आप इसको आधा घंटा 1 घंटा बैठाइए इस आदमी को। ऐसे तुम कहीं के राजनेता हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जनता को प्रताड़ित करोगे भाई। ये इसको सॉर्ट आउट करके संदीप मुझे वापस खबर करना कि क्या हुआ इसका। श्री महंत इंद्रेश की ओर से अजीतपुर हरिद्वार में कैंसर जागरूकता शिविर और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ डीएम कर्मेंद्र सिंह, अजीतपुर के प्रधान प्रखर कश्यप, डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग और एसडीआरआर पब्लिक स्कूल हरिद्वार के प्रधानाचार्य सचिन जोशी ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने चिकित्सीय परामर्श दिया। शिविर में हरिद्वार के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के कैंसर सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग ने कैंसर जागरूकता पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया है। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल की ओर से रोगियों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने कहा कि श्री महंत इंद्रेश अस्पताल देहरादून की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों को कैंसर जागरूकता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और आमजन के लिए कैंप लगाया। ये स्वागत योग्य पहल है। शिविर
आयोजित करने के लिए उन्होंने श्री महंत इंद्रेश अस्पताल प्रबंधन और अस्पताल की पूरी टीम को बधाई दी। श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के कैंसर सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर पंकज कुमार गर्ग ने कहा कि कैंसर के प्रति समाज के हर वर्ग में जागरूकता बेहद जरूरी है। कैंसर से डरना नहीं, लड़ना है। उन्होंने देश के कई राज्यों सहित उत्तराखंड को रेखांकित करते हुए कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कैंसर जागरूकता ही कैंसर से सबसे पहला बचाव है। उन्होंने कैंसर के लक्षण, उपचार, आधुनिक तकनीकों और रोकथाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया। इस प्रोग्राम में आए और आप सभी लोगों का जो इस प्रोग्राम में आए हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम कैंसर के प्रति इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं तो क्या सच में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? क्या हमें सच में कैंसर के लिए प्रोग्राम करना चाहिए? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में लगभग कैंसर के कितने केसेस एक साल में हो जाते होंगे, क्या कोई नंबर आप में से बता सकता है? इस प्रोग्राम में आए और आप सभी लोगों का जो इस प्रोग्राम में आए हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम कैंसर के प्रति इतनी ज्यादा बातें कर रहे हैं तो क्या सच में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? क्या हमें सच में कैंसर के लिए प्रोग्राम करना चाहिए? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में लगभग कैंसर के कितने केसेस एक साल में हो जाते होंगे, क्या कोई नंबर आप में से बता सकता है? राज्य की उन्नति, खुशहाली और सुख शांति की प्रार्थना को लेकर ऋषिकेश कोतवाली में सुंदरकांड का पाठ, हवन और पूजा अर्चना हुई। पूजा अर्चना में देहात एसपी जया बलूनी सहित तमाम पुलिस अधिकारी और कार्मिक शामिल हुए। इस पूजा अर्चना में राज्य की पारंपरिक वेशभूषा में मैत्री स्वयंसेवी संस्था के अध्यक्ष कुसुम जोशी अपनी सहयोगियों के साथ पहुंची। उन्होंने सुंदरकांड के पाठ के साथ पूजा अर्चना में अपनी अहम भूमिका निभाई। पूजा में शहर के तमाम जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग शामिल हुए और उन्होंने राज्य की उन्नति और सुख शांति के लिए की गई इस पूजा अर्चना की जमकर सराहना की। एसपी जया बलूनी ने बताया कि पूजा अर्चना के साथ राज्य में शांति की प्रार्थना को लेकर हवन भी किया गया, जिसमें पुलिस के साथ शहर के तमाम गणमान्य लोगों ने शांति की आहुतियां हवन कुंड में डाली। मौके पर कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया, वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार सहित तमाम अधिकारी और शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में महिलाओं का योगदान और अलौकिक होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वर्गाश्रम नगर पालिका अध्यक्ष बिंदिया अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि पूनम शर्मा की ओर से संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि बिंदिया ने बताया कि जीतने के बाद उन्हें पहली बार इस संस्था में आकर एक दिव्य अनुभूति हुई। ईश्वर ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, अगर हम उनका सत्यता से निर्वहन करें तो हम एक अच्छे परिवार और अच्छे समाज का आधार बन सकते हैं। राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारिणी बीके आरती ने सर्वप्रथम सबको ओम शांति की ध्वनि से शांति के लिए मेडिटेशन की अनुभूति कराई और सभी महिलाओं को महिला दिवस और होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दुनिया में सेलिब्रेट के लिए हर चीजों के लिए अलग दिन बनाए गए हैं, परंतु परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों के लिए पुरुषोत्तम संगम युग के हर दिन को विशेष और कल्याणकारी बनाया है। बस हमारी सोच पवित्र, सकारात्मक और शक्तिशाली होनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि नलिनी शर्मा ने बताया कि ब्रह्मकुमारी संस्था का सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की शिक्षाएं विश्व शांति और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। इस संस्था में मुझे शांति की अनुभूति होती है और मैं नई ऊर्जा से भर जाती हूँ। चलिए अब खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेली सेवा का वर्चुअली माध्यम से किया शुभारंभ। देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर और अन्य रूटों पर संचालित की जा रही हेली सेवा। सीएम धामी ने हेली सेवा के शुभारंभ पर क्षेत्र की जनता को दी बधाई। हेली सेवा विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर होगी साबित, कहना है सीएम धामी का। हेली सेवा से राज्य में पर्यटन और आर्थिकी को मिलेगी गति। स्थानीय लोगों के जीवन में आएगा सकारात्मक बदलाव। लोगों को आवागमन में होगी सुविधा। हेली सेवा आपातकालीन और आपदा प्रबंधन के कार्यों में होगी मददगार साबित। पीएम मोदी ने आम आदमी की हवाई यात्रा सक्षम करने के उद्देश्य से उड़ान योजना की थी प्रारंभ। उड़ान योजना ने प्रदेश के हवाई संपर्क को मजबूत करने में दिया महत्वपूर्ण योगदान। राज्य के कई हिस्सों में हवाई पट्टियां और हेलीपॉड्स का किया गया विकास। राज्य के 18 हेलीपॉड्स में से 12 हेलीपॉड्स का हुआ सफलतापूर्वक प्रारंभ।
मैं आज इस अवसर पर जब आज देहरादून से नैनीताल, नैनीताल से देहरादून, देहरादून से बागेश्वर, बागेश्वर से देहरादून, बागेश्वर से हल्द्वानी, हल्द्वानी से बागेश्वर, देहरादून से मसूरी, मसूरी से देहरादून, जो आज ये सेवा प्रारंभ हो रही है, इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये बहुत आज हर्ष का विषय है कि आज हम उड़ान योजना के अंतर्गत ये सेवाएं शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये सभी सेवाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे जहां एक और राज्य में हमारे पर्यटन को, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय जो लोग हैं उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। भाइयों बहनों, अभी जब हम यहां अपनी लाभार्थी बहनें जो आज हेली सेवा से आने वाली हैं, उनसे जब बात कर रहे थे, उनकी बात सुन रहे थे, तो उन्होंने किस प्रकार से बताया कि काफी कठिन यहां से देहरादून पहुंचना और देहरादून से वहां पहुंचना, लगभग अगर दोनों तरफ का समय आने जाने का गिन लिया जाए तो 24 घंटे का समय लगभग लग जाता है आने जाने में। एक बड़ा समय और समय की भी बचत होगी और जो कठिनाई भरा रास्ता है उसके लिए भी कहीं न कहीं आसान पहुंच हो जाएगी और कभी किसी संकट काल में या किसी समय कोई इमरजेंसी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।